हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज़ पे है। कॉमर्स से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक पूरी सीरीज़ होगी जहाँ कॉमर्स से रिलेटेड हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट होता है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसका आंसर बताना। क्वेश्चन था इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट आउटफ्लो ऑफ फंड मीन्स। तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स का मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ कैश और सोर्स ऑफ कैश। करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को अप्लाई करना मतलब आउटफ्लो और सोर्सेज ऑफ फंड मतलब इनफ्लो। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी दिया था। एक स्टूडेंट का आंसर हमने पिन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फंड फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टू आउटफ्लो ऑफ फंड्स। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे और जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हम पिन कर देंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द इनफ्लो ऑफ कैश टेक्स प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। देखो इनफ्लो किस किस एक्टिविटीज़ होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये तीनों ही एक्टिविटी होती है जिससे इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग आइटम्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट देख लो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास इन्वेंट्रीज है करंट एसेट में, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट पेबल। तो अगर हम करंट एसेट की बात करें तो ये एक हो जाएगा इन्वेंट्रीज, एक अक्रूड एक्सपेंसेस और एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है हमारे पास? शॉर्ट टर्म लोन है एंड अकाउंट पेबल है। तो आप शॉर्ट टर्म लोन और अकाउंट पेबल को ऐड कर देना, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। बाकी तीन को ऐड कर देना, करंट एसेट आ जाएगा। और जब आप इसका फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 40,000। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज टू। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस बस ये होता है ना कि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में पता चल सके। टू कंप्यूट पीएल अकाउंट, यस अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग पीएल बैलेंस शीट भी बनाते हैं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, यस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आप अगर बैलेंस शीट बनाओगे तभी तो आप फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर पाओगे। और बैलेंस शीट आप किसकी हेल्प से बनाते हो? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, in cash flow statement which of the following activity does not account to cash flow from financing activity? Issuance of capital stock, distribution of dividend, redemption of bonds, sale or purchase of fixed asset। पहला तीन तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बट अगर लास्ट की बात करें तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट विल लीड टू। अगर आप फिक्स्ड असेट खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो नो डाउट आपके पास से कैश जाएगा। क्लियर? तो आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। करेक्ट आंसर होगा 2, डिक्रीज इन कैश। नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल लीड टू अ डिक्रीज इन कैश? डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। मान लो डेटर पहले मेरे पास 10,000 था और अब 8,000 है, तो यहाँ पे तो 2,000 आप रिसीव करो तो कैश बढ़ेगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, पहले 10,000 थी इन्वेंट्री, अब 20,000 है, तो यहाँ आपने अपना 10,000 एक तरह से कह लो फंसाया है। ठीक है, कैश डिक्रीज तो नहीं हो रहा है बट यहाँ पे फंसाया है। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, अगर हमारा क्रेडिटर पहले 10,000 था और अब 20,000 है तो यहाँ पे भी आपका कैश डिक्रीज नहीं हो रहा है। एंड इंक्रीज इन टैक्सेस पेबल, अगेन अगर हम इसकी बात करें तो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती तब आप पेमेंट करते हैं ना। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका कैश डिक्रीज कर रहा है, फंसा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? अब अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। करेक्ट आंसर होगा 200। नेक्स्ट, इन केस कंपनी रिसीव्स लेस एप्लीकेशन देन दिस इज द केस ऑफ। अगर आपने लेट्स से इशू किया है 20,000 शेयर्स और आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ मिल रहा है 10,000 का, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है जब 30,000 मिलता। नॉमिनल सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। फुल सब्सक्रिप्शन तब होता है जब 20,000 मिलता। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, अंडर सब्सक्रिप्शन।
नेक्स्ट, if the share of rupees 100 is issued at a premium of 5%, what would be the issue price of such share? देखो शेयर है 100 रुपये का और उसको आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो 5% के, तो जो टोटल इशू प्राइस होगी वो कितनी होगी? 105. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, the part of authorized capital for which company receives application from general public interested in buying shares is called subscribed capital, paid up capital, issued capital और unsubscribed capital. कह रहा है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए आपको एप्लीकेशन जनरल पब्लिक से मिला हो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया. दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, the equity shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर, राइट शेयर, प्रीमियम शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर्स. देखो जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, है ना, और फॉर कंसीडरेशन या फिर मतलब अदर देन कैश आप किसी चीज़ के लिए इशू कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4. ठीक है, बोनस शेयर तब होता ना जब आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो नो डाउट हम इसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं. करेक्ट आंसर होगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. नेक्स्ट, in case shares are originally issued at premium, the amount forfeited is the amount that has been received including the amount of dash that has been received. अब क्या कह रहा है कि अगर आपने उसको इशू किया था प्रीमियम पे, ठीक है, द अमाउंट forfeited is the amount that has been received including the amount of premium that has been received. तो हम लोग यही ना करते हैं, पहले तो शेयर कैपिटल दिखाते हैं फिर शेयर प्रीमियम भी दिखाते हैं. इसमें 10 रुपये दिखाएंगे, इसमें प्रीमियम का अमाउंट दिखाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 2 प्रीमियम. नेक्स्ट, X Limited forfeited 200 shares of 10 each, fully called up, on which 7 have been received and final call of 3 per share remains unpaid. These shares were later on reissued for 8 rupees per share fully paid up. How much amount of money will be transferred to capital reserve? अब देखो 200 शेयर हैं और फुल्ली कॉल्ड अप है, तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो कितने से होगा? 2000 से. 2, तो जो पैसा नहीं मिला वो है फाइनल कॉल का, तो 2 शेयर फाइनल कॉल. 3 रुपीज़ नहीं मिला है 600, और बाकी जो हमें मिला वो हम डाल देंगे शेयर फॉर फीचर में. तो 7 × 200 कितना हो जाएगा? 1400. ठीक है, आप उसको रीइशू कर रहे हो 8 पे, तो बैंक शेयर फॉर फीचर 2 शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी शेयर कैपिटल में 2000 होगा. 8 रुपये आपको रिसीव हो रहे हैं, तो 8 × 200 हो जाएगा 1600 और 400 आपका डिस्काउंट का कट गया. ठीक है, तो अब यहाँ देखो जो हमारे पास शेयर फॉर फीचर में पैसा आया वो कितना आया? 1400, और हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 400 का. तो ये जो बैलेंस है 1000 का, ये हमारा फ़ायदा हो गया ओवरऑल, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड 1000. नेक्स्ट, in case debentures are issued at par or premium or discount but redemption of debentures can take place only at, debentures का redemption हमेशा par पे होगा या premium पे होगा but discount पे नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, 9% debentures of rupees 1 lakh issued at par but redeemable at a premium of 5%. The accounting treatment stands to be true for the given transaction will be. अब देखो कह रहा है कि 9% डिबेंचर है 1 लाख का, आपने उसको इशू किस पे किया है? पार पे इशू किया, बट रिडीमेबल किस पे है? प्रीमियम पे. तो जब भी हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो एक तो एंट्री बनेगी बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1 लाख से, और दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख से. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्योंकि 5% है तो 5000 से बनेगा. फिर 2 9% डिबेंचर्स 1 लाख होगा, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा 5000. ठीक है, होपफुली एंट्री सबको पता होगा, वैसे हमने बता भी दिया, कहीं नोट डाउन कर लेना. ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, येस. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी क्रेडिटेड, नो. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा. और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही एंट्री पास होती है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ. नेक्स्ट, select the correct nature of account for premium on redemption of debenture. Premium on redemption of debenture basically personal account है, तो correct answer होगा 2. Next, which of the following statement is true? Loss on issue of debenture account is revenue loss. अब अगर हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की बात करें तो ये रेवेन्यू लॉस नहीं होता है, ये होता है कैपिटल लॉस.
तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर लिखा है द प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स। येस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व है और उसको कभी भी डिविडेंड पे करने के लिए हम यूज़ नहीं करते। क्लियर, उसको मतलब कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड। डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, तो आंसर भी सेकंड होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट, ये करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नो, अगर हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डिबेंचर्स, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, नेम द कॉस्ट दैट नेवर कम्स टू जीरो इवन इफ बिजनेस क्लोज डाउन। जो हमारी शट डाउन कॉस्ट है वो कभी भी हमारी जीरो नहीं आती, फिर भले आप बिजनेस बंद क्यों ना कर दो, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी होता है ना, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, कंपनी ए हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस टू प्रोड्यूस गुड्स, जिसमें देखो हमारे पास रॉ मटेरियल दिया है, लेबर चार्जेस दिया है, फ्रेट इंश्योरेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, रेंट टैक्सेस प्रोडक्शन दिया है, आपको प्राइम कॉस्ट निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल है 40,000, डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हैं, एंड हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ फ्रेट का खर्चा दिया है, इनडायरेक्ट हम लेंगे नहीं, और रेंट क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये 40,000 और ये 15,000 तो हो गया। बाकी लेबर चार्जेस वाला देखो, कह रहा है लेबर चार्जेस 20 वर्कर्स के लिए कितना है, एट द रेट 10 पर आवर फॉर 200 आवर्स। मतलब आप हर एक घंटे का कितना पेमेंट कर रहे हो, 10 रुपये पे कर रहे हो, तो 200 घंटे का कितना पे करोगे, 2,000, और ये तो एक वर्कर का हो गया ना, 20 वर्कर्स का कितना हो जाएगा 40,000, तो 40,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, जो आपका टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 95,000, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ फॉल और राइज इन इन्फ्लेशन विल कॉज अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल मे कॉज fall in cost of product. Upgradation of technology will increase cost. A change in policies or regulations will cause an increase in cost. ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस चेंज करके मे भी हो सकता है कि अभी कॉस्ट डिक्रीज भी हो जाए, बहुत बार डिक्रीज होती है, बहुत बार इंक्रीज होती है, और पहला 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन अपने सेशन में किया हुआ है, और यहाँ पे हम ये चीज़ नोट डाउन कर देते हैं कि 1 जनवरी को जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था 150, फिर 6 जनवरी को आपने और फर्दर परचेज किया है 50 यूनिट्स, फिर 10 जनवरी को 200 यूनिट्स, और यहाँ देखो इशू में दिया है कि आप 2 जनवरी को इशू कर रहे हो और 18 जनवरी को इशू कर रहे हो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। पहले ये समझो कि ये जो 2 जनवरी को आप इशू कर रहे हो कितना 200 यूनिट्स, ये तो ओपनिंग बैलेंस में से करोगे, और कहाँ से करोगे, और तुम्हारे पास है नहीं, आप ये मान लो ना कि ये 12 जनवरी ये मिस प्रिंटिंग है, और बाकी आपके पास जो 50 यूनिट्स बची वो ये 6 जनवरी वाली आप इशू कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास 18 जनवरी को आप इशू करो 150, तो ये 10 जनवरी वाले में से ही बट ऑब्वियस इशू करोगे, तो ये जो 200 था एट द रेट ₹5 यही आपके पास बचा है, इसमें से आपने 150 अगर इशू कर दिया तो 50 इंटू 5 आपके पास बचा, ओवरऑल जो वैल्यूएशन बची वो कितने की बची 250 की, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। अगेन रीऑर्डर लेवल पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, इसका फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। क्या मेरे पास सेफ्टी स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है 2000, क्या मेरे पास एवरेज कंजम्पशन दिया है, हाँ दिया है 300 यूनिट्स, और मेरे पास एवरेज लीड टाइम भी दिया हुआ है 12। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 5600 यूनिट्स आएगा, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड इन अ ईयर रिलेटिव टू एवरेज लेबर फोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेबर कॉस्ट विच अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। देखो लेबर टर्नओवर मतलब ये होता है कि कितने लोग आपको छोड़ करके गए और कितने लोग आपसे जुड़े, तो बेसिकली हम यही ना बात करें कि लेबर फोर्स में कितना चेंज होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
द रिपोर्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर यूजफुल फॉर, ये ना ज़्यादातर अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए यूजफुल होती है. नेक्स्ट, which of the following statement is false? Cost which do not involve any cash outlay is called imputed cost. Yes, उसको हम बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते. कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज नोन एज अबनॉर्मल कॉस्ट. अब देखो, अगर स्टॉक की शॉर्टेज होती है ना, तो इसको जो हम कहते हैं अबनॉर्मल कॉस्ट नहीं कहते, इसको हम शॉर्टेज कॉस्ट कहते हैं. तो करेक्ट, हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड. कॉस्ट इनकर्ड इवन आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ प्लांट और टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट. ये भी हमने बताया क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है. एंड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू अवॉइड द हैम्परिंग ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अर्जेंट कॉस्ट. ये भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी. नो डाउट आप इसको क्या बोलोगे, बेसिकली एक तरह से ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया. एंड एज पर गिवन ऑप्शन ये होगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमेशा लेवल ऑफ चेंज के साथ एक्टिविटी के साथ इंक्रीज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन कॉस्ट अकाउंट. देख लेते हैं. वेजेस एंड सैलरीज लेते हैं, रॉ मटेरियल चार्जेस लेंगे, फ्रेट इंश्योरेंस लेंगे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसका पार्ट नहीं होता है, ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल. करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. नेक्स्ट, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड इन विच ऑफ गिवन इंडस्ट्रीज. ऑपरेशन कॉस्टिंग जनरली हम लोग यूज़ करते हैं रेलवेज में. नेक्स्ट, थ्रेड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट. अगर मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट में आप थ्रेड यूज़ करो तो नो डाउट वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल. नेक्स्ट, द एक्चुअल कॉस्ट ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड कॉस्ट. हमेशा इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं. दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, इन अकाउंट्स अ रिकॉर्ड शोइंग हाउ द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज बिल्ड अप. इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, जॉब कार्ड, बजट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड और प्रोडक्ट कार्ड. करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग. जब भी हम गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसको कई सारे प्रोसेस के थ्रू पास करना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स. सोप, सीमेंट, मेडिसिन, विजिटिंग कार्ड. जनरली विजिटिंग कार्ड को हम लोग कोई स्टैंडर्ड गुड्स नहीं मानते, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, which of the following is not a feature of job costing. Customers specific requirement, short duration, produced within a factory or workshop, कंस्ट्रक्शनल नेचर वर्क. देखो, जॉब कॉस्टिंग में कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन के वर्क की बात नहीं करते, तो करेक्ट आंसर होगा 4th. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग प्रॉफिट कैन बी कंप्यूटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क. ये तो करेक्ट है. इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी करेक्ट है. इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व. यस, एक जो कॉन्ट्रैक्ट देती है और एक जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर नॉट कॉन्ट्रैक्टी. नहीं, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उनको कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ उसको फुलफिल करता है. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा 4 की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट the price of the contract is not decided in advance but only an estimate of cost and profit is given to contractee. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्लस एस्केलेशन क्लॉज. यहाँ पे ना आप ये चीज़ ऐड कर देते हो कि फ्यूचर में अगर किसी में भी प्राइस राइज होगा तो हम उसके लिए भी अलग से चार्ज करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. रिपेयर ऑफ मशीनरी है, ऑयल एंड वाटर चार्जेस, फैक्ट्री सुपरविजन, रॉ मटेरियल परचेज. देखो, रॉ मटेरियल परचेज ये डायरेक्ट मटेरियल है, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, आप क्विक रेशियो की बात करें तो ये कभी भी करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये करंट रेशियो होता है, तो करंट असेट की जगह यहाँ पे क्विक असेट हम लोग लेते हैं. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर मास्टर बजट इज, मास्टर बजट के लिए जो दूसरा नाम है वो है समरी बजट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1st. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म. अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और जिसका करेक्ट आंसर होगा हम पिन कर देंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे.
Next, when standard output is 10 units per hour and actual output is 12 unit per hour, the efficiency is, देखो आपको बोला गया कि आप 1 घंटे में 10 यूनिट बना सकते हो, पर बट ऑब्वियस आप कितना बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो। तो अगर आप 12 यूनिट बना रहे हो और 10 यूनिट का टारगेट था, तो नो डाउट आप ज़्यादा एफिशिएंट हो। कैलकुलेशन करोगे तो 120% आपकी एफिशिएंसी आएगी। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कभी भी क्या टाइम बेसिस के बेसिस पे आपको कुछ गारंटी किया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करें? पीस रेट की, कि आप जितना बनाओगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। इन रोवन्स प्लान मोर वेजेस आर अलाउड टू लेबर देन हेल्सी प्लान। येस, इसमें जनरली ना वेजेस ज़्यादा होता है, क्योंकि बोनस का भी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा ही होता है। हेल्सी प्लान में हमेशा 50% होता है। डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम इज मोर सूटेबल वर्क क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। येस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग पीस के बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे। एंड अंडर हेल्सी प्लान वर्कर्स आर पेड ओनली नॉर्मल वेजेस बट नॉट बोनस। नो, यहाँ पे तो आपको 50% बोनस देना होता है ना, अगर किसी की वजह से टाइम सेव होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4 की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन देख लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नेवर जीरो इवन इफ द प्रोडक्शन इज जीरो। यस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिल करके बनता है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं जाएगा। अंडर फ्लेक्सिबल बजट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनता है। येस, ये तीनों प्राइम कॉस्ट है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, जो कि आपके एक्टिविटी में, लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज होने से चेंज होगा। एंड लास्ट इज सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन एज द एक्टिविटी इंक्रीजेस। येस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पे ना, तो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा कि ऑल आर ट्रू, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। ये ओवरऑल हमारे पास 50 क्वेश्चंस थे, जिसके हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमने जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को बोला, आप ज़रूर से उसका आंसर करने का ट्राई करना, जिसका करेक्ट आंसर होगा हम पिन कर देंगे। अभी कुछ क्लासेस हम इसी तरीके से कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज़ पे अपडेट करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए, जो कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए रेलेवेंट है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।